अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैनल बेसिकली 10th क्लास के बच्चों के लिए जो कि फ़िज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, जिनको फ़िज़िक्स में मसला आता है, उनके लिए बनाया है स्पेशली। अच्छा, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम डायरेक्टली जो है वो टॉपिक पे आ जाएंगे। मेरा नाम हबीबुल्लाह है और मैं अपना एमफिल जो है वो कर चुका हूँ और मेरा बेसिक इंटरेस्ट जो है वो फ़िज़िक्स है। अच्छा, अब हम चैप्टर 1 की अगर बात करें तो वो है वेव और मोशन। अच्छा, चैनल न्यू है तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। बस आपने मेरे साथ अटैच रहना, ठीक है। 1 बाय 1 हम चीज़ों को समझेंगे और ये जो टॉपिक है ये 2 वीडियोस के अंदर मैं कवर करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि मैं अपलोड कर दूँगा। वो आप मेरी अपनी मर्ज़ी से जब दिल करता है देखें। अच्छा, सबसे पहले बात करें जी चैप्टर के टाइटल की, तो वो है वेव एंड मोशन। दोनों चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। वेव क्या होती है और मोशन क्या होती है। 9th क्लास के अंदर आपने मोशन की कई टाइप्स पढ़ी हैं और वेव क्या होती है ये तो हम आपने 7-8 क्लास की जनरल साइंस की बुक के अंदर भी पढ़ा होगा। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? आप सबको 9th क्लास की वाइब्रेटरी मोशन तो याद ही होगी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स वन पॉइंट या अबाउट ए पॉइंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो अब आपने क्या करना है, बस ये ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट वाइब्रेटरी मोशन का ही है। बस वाइब्रेटरी मोशन मॉडिफाई होने वाली है, यानी वो थोड़ा सा चेंज होने वाली है, कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंजिंग आएंगी। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो इस टॉपिक को समझने से पहले ज़रूरी हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, 2 पार्ट्स में होगी वीडियो। पार्ट 1 ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगा। जो आपने देखना है तभी आपको पूरे टॉपिक जो है उसकी समझ आएगी। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैस स्प्रिंग सिस्टम की, ठीक है। जैसे ही हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो पहला लॉ आता है वो आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि किसी स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसकी एक्सटेंशन में इजाफा होता है। अच्छा, अब इस दोनों जो है इनका रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ेगी। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ रही हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, तो साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये सवाल आपने अपने टीचर से अगर पूछा हो कभी, तो इसका आंसर आपको मिला या नहीं मिला मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका आंसर मैं आपको करूँगा कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद इक्वालिटी का साइन लगता है तो साथ कांस्टेंट क्यों लगाता है, वाई? इसकी वजह यह है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया जाता है या कोई डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन लगाया जाता है तो वो ये बताता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही है या एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, पर ये नहीं बताता कि वो दोनों इक्वालिटी से बढ़ रही हैं या इक्वालिटी से कम हो रही हैं। जब भी आप इक्वल का साइन रखें तो याद रखें कि इसका मतलब होता है दो बोथ साइड्स आर इक्वल। तो आप इक्वल तभी कह सकते हैं जब आपको एक्यूरेटली पता हो कि दो, जैसे 2 = 2, तो आप ये तभी कह सकते हैं जब आपको पता हो कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अदरवाइज़ आप कैसे कह सकते हैं कि इक्वल है? तो आप इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगाते हो। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ आई होगी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और इक्वालिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन तब लगता है जब हम दोनों चीज़ों को इक्वल कर देते हैं, और इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा हुआ है ना, इसका नाम है जी स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया गया है और स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्प्रिंग के मटेरियल पे। अगर स्प्रिंग का मटेरियल हार्ड होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर स्प्रिंग का मटेरियल सॉफ्ट होगा, जैसे किसी सिल्वर का बना हुआ है स्प्रिंग या आयरन का बना हुआ है, तो ये दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं। अभी हार्ड और सॉफ्ट इनमें कौन सा है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जाहिर बात है आप केमिस्ट्री भी इसके साथ पढ़ ही रहे हो, तो आपने बस ये देखना है कि सॉफ्ट मटेरियल या हार्ड मटेरियल। अगर हार्ड होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉफ्ट होगा तो कम होगी। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया तो F=2 आ गया -kx। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है इसे याद रखना है, ये माइनस का साइन क्यों लगाया है इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके करेंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा देखें, स्प्रिंग पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, स्प्रिंग की एक्सटेंशन बढ़ गई, आपने छोड़ा, रिलीज़ किया, स्प्रिंग मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जो इस टाइम स्प्रिंग कर रहा है इसको आप
ओसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसिलेशन। ये ओसिलेशन कैसे होती है? ओसिलेशन होती है व्हेन अ बॉडी मूव अराउंड इट्स मीन पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड एन ओसिलेशन। ओसिलेशन, जब एक बॉडी अपने एक्सट्रीम पे जाती है, एक्सट्रीम से मीन पे एक्सट्रीम, और वापस अपने एक्सट्रीम पे आ जाती है, तो आप कहते हैं एक ओसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब देखें, बॉडी पे फोर्स लग रही है तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। जब ये दो चीज़ें हो रही हों तो कौन सा लॉ लगता है? सेकंड लॉ लगता है। 9th क्लास में आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, F इज़ इक्वल टू ma। अब ये वैल्यू जो है, इसको उठा के जब आप इस F की जगह पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ma इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब देखें, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक रेशो बन जाएगी हमारे पास, और a जो है वो डायरेक्ट a इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के ओवर एम एक्स। अच्छा, अब आप एक चीज़ गौर करें, तो ये माइनस के ओवर एम, तो ये एक पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये रेशो एक कांस्टेंट है। क्यों? के मैं ऊपर बता चुका हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम क्या है? एम तो मैस है, मैस ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, आपको पता है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। अब अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इक्वालिटी का साइन है, इसको हटाएंगे, यानी अब आपने रिवर्स फॉर्म में जाना है। ये देखें, पहले आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी तो इक्वालिटी आ गई थी, अब आप इक्वालिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी और कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आ जाएगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये माइनस की बात करते हैं, ये माइनस यहाँ पे क्यों है? देखिए, फिज़िक्स में एक बात याद रखिएगा, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं होता, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं होता, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं होता। मैथ को अपने ज़हन से निकाल दें थोड़ी देर के लिए। माइनस का मतलब या पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट साइड पे है तो डिस्प्लेसमेंट लेफ़्ट साइड पे जाएगा, इसका मतलब ये। अच्छा, अब अगर हम देखें तो एफ में भी यही चीज़ मौजूद है, एफ इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये भी यही कह रहा है। ये क्यों कह रहा है ऐसे? देखिए जी, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में था, तो माइनस क्यों लगा रहा है फिर ये भाई? वजह ये है कि जब आप इस तरफ फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग इसको वापस अपनी तरफ खींचता है। वो जिस फोर्स से खींच रहा होता है उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से। असल में ये वो फोर्स है जिसकी ये बात हो रही है, और ये वो माइनस साइन है जिसकी बात यहाँ पे और यहाँ पे हो रही है, कि एफ़ जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अच्छा जी, ये तो सारी बातें थी, जनरल बातें इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके जहन में होनी ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक्सप्लेनेशन, मतलब कि ये बॉडी किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये है क्या, ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अच्छा, इसके लिए आप आ जाएं जी पार्ट 2 पे। यहाँ पे मैं ये वीडियो को क्विट कर रहा हूँ और इससे आगे एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।